ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की, शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। सबसे पहले नजर टॉप 4 बड़ी खबरों पर। पहली खबर, पटना में जुमे की नमाज के बाद माफिया अतीक के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि हत्यारों पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया। एनआईए की टीम ने पुंछ में हुए आतंकी हमले की जांच शुरू कर दी है, जबकि सेना और पुलिस की टीम पूरे इलाके में आतंकवादियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में एक वकील ने पुरानी रंजिश में एक महिला को गोली मार दी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी बिना बुर्के के नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उमेश पाल हत्याकांड से पहले का है। शाइस्ता एक करीबी रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल हुई थी। वीडियो में शाइस्ता परवीन बिना बुर्के के हैं और वो शादी समारोह में खाना खाती नजर आ रही है। ये वीडियो किसी ने मोबाइल से शूट किया था, जिसमें शाइस्ता अपने रिश्तेदारों के साथ बैठी दिख रही है। वहीं शाइस्ता का एक फोटो भी सामने आया है, जिसमें वो दुल्हन के बगल में फूलों की माला पहनकर बैठी है। अब तक शाइस्ता के जितने भी वीडियो सामने आए वो बुर्के में थे और किसी भी वीडियो में शाइस्ता का चेहरा नजर नहीं आया था। ये पहला वीडियो है जिसमें शाइस्ता का चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रयागराज हत्याकांड के बाद से लेडी डॉन शाइस्ता परवीन फरार है। इस बीच उसका और उसके बेटे असद का एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो भी काफी वायरल है, जिसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद और शूटर साबिर के साथ दिख रही है। ये वीडियो 22 सितंबर 2020 का बताया जा रहा है। उस दिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक के चकिया स्थित मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई की थी। इसी दौरान घर के बाहर मेन गेट पर बेटे असद के साथ शाइस्ता परवीन नजर आई थी। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान शूटर साबिर भी पहुंचा था और वो अतीक के घर में रखे सामान को अपने गुर्गों से निकलवाता दिखा था। असद के कहने पर इन सामानों को साबिर ने बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर पर रखवाया था। शाइस्ता परवीन और शूटर साबिर उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। शूटर साबिर पर 5 लाख का इनाम है, तो शाइस्ता पर 50,000 का। दोनों फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में यूपी, एसटीएफ और कई जिलों की पुलिस जुटी है, लेकिन वो लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा है। जैसे ही पुलिस शाइस्ता परवीन के लोकेशन ट्रेस कर किसी जगह पहुंचती है, पुलिस के पहुंचने से पहले शाइस्ता वहां से फरार हो जाती है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है। शाइस्ता की तलाश में यूपी, एसटीएफ ओडिशा के पुरी भी गई थी, लेकिन वहां भी शाइस्ता नहीं मिली। बताया जा रहा है कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी पूरी तरह से ट्रेस हुआ था, लेकिन जब तक यूपी, एसटीएफ वहां पहुंचती उससे पहले ही वो फरार हो गया। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता साथ में है। 13 अप्रैल को झांसी में असद को यूपी, एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया था। इसके बाद से उम्मीद जताई जा रही थी कि आखिरी बार बेटे को देखने शाइस्ता कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचेगी, लेकिन वो नहीं आई। फिर 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई थी। दोनों को भी कसारी मसारी में ही दफनाया गया था, लेकिन यहाँ भी शाइस्ता नहीं पहुंची। और इस बीच अटकलें हैं कि माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन कोर्ट में सरेंडर कर सकती है। उसके साथ अतीक की बहन आयशा नूरी भी सरेंडर कर सकती है, लेकिन फिलहाल रमजान चल रहा है और इसलिए शाइस्ता परवीन और आयशा नूरी सरेंडर नहीं कर रही हैं। कल ईद है और रमजान भी खत्म हो रहा है। ऐसे में शाइस्ता के सरेंडर की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। इन अटकलों की एक और वजह है और वो है 11 अप्रैल को अतीक की बहन आयशा नूरी और भांजी उंजिला ने सीजेएम कोर्ट में वकीलों के जरिए सरेंडर अर्जी दी थी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए पहले 13 अप्रैल, फिर 20 अप्रैल और अब 24 अप्रैल की तारीख दी है। बताया जा रहा है कि आयशा नूरी शाइस्ता परवीन के साथ ही कहीं छिपी है, इसलिए माना जा रहा है कि दोनों साथ में सरेंडर कर सकती हैं। हालांकि शाइस्ता के वकील ने सरेंडर की खबरों को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि शाइस्ता की ओर से सरेंडर के लिए कोर्ट में अर्जी नहीं दी गई है। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या की साजिश की सुई अब बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तरफ घूम गई है। वही गुड्डू मुस्लिम जो अतीक का सबसे खास गुर्गा था। लेकिन बताया जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद की वजह से अपनी प्रेमिका को न पाए जाने से बमबाज गुड्डू मुस्लिम नाराज था और यही वजह बनी अतीक और अशरफ की हत्या की। सूत्रों की माने तो पहले से शादीशुदा गुड्डू मुस्लिम एक महिला से इश्क करता था। ये महिला गद्दी समुदाय से आती थी। अतीक का भी इसी समुदाय से ताल्लुक था। अतीक के साथ साई की तरह रहने के दौरान गुड्डू मुस्लिम उस महिला से लगातार संपर्क में रहा। अतीक अहमद के साथ रहने की वजह से तमाम लोग गुड्डू मुस्लिम को अच्छे से जानते थे और यही वजह बनी कि उस महिला से गुड्डू मुस्लिम शादीशुदा होने के बावजूद भी प्यार करने लगा।
गुड्डू मुस्लिम अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन गद्दी समुदाय और अतीक ने साफ तौर पर मना कर दिया। गुड्डू मुस्लिम ने अतीक से खूब मिन्नतें भी की थी, लेकिन अतीक ने महिला का निकाह किसी और से करा दिया। अतीक अहमद ने भी गुड्डू मुस्लिम की मिन्नत नहीं मानी और उसने भी विरोध करते हुए उस महिला की शादी दूसरी जगह करा दी। गुड्डू मुस्लिम उस वक्त कमजोर था और अतीक के इशारे पर चलता था, लिहाजा अपने प्यार को पाने के लिए कुछ कर नहीं पाया, न ही वो अतीक के सामने विरोध जता पाया। लेकिन अपनी प्रेमिका को न पाने से बमबाज गुड्डू मुस्लिम इतना नाराज हो गया था कि उसने माफिया अतीक अहमद का साथ छोड़ दिया। उसने अतीक गैंग से सारे रिश्ते तोड़ लिए और गुड्डू मुस्लिम 7 साल के लिए माफिया अतीक अहमद से दूर चला गया था। इस दौरान अतीक से दूर रहकर गुड्डू मुस्लिम इंतकाम की तैयारी करने में लगा रहा, लेकिन अचानक 1 साल पहले वो फिर से अतीक गैंग में शामिल हो गया। कहा जाता है कि गुड्डू मुस्लिम इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसे अपने अधूरे प्यार का इंतकाम लेना था। ये वक्त था जब अतीक और अशरफ दोनों जेल में बंद थे और अतीक के साम्राज्य को उसकी बीवी शाइस्ता परवीन और बेटा असद संभाल रहे थे। इसी का फायदा गुड्डू मुस्लिम ने उठाया। उसने असद को अपने झांसे में ले लिया और अतीक को ये दिखाया कि वो उसका सबसे वफादार है। उमेश पाल शूटआउट की जिम्मेदारी मिली तो गुड्डू मुस्लिम को अपना प्लान कामयाब होता दिखा। शूटआउट के दौरान अतीक का बेटा असद गाड़ी में बैठा था। अतीक ने उसे गाड़ी से बाहर निकालने के लिए मना कर रखा था, लेकिन वो गुड्डू मुस्लिम ही था जिसने असद को ललकारा और गाड़ी से उतरकर फायरिंग करने को कहा। असद को गाड़ी से उतारकर इस पूरी घटना में सबके सामने लाने का प्लान भी गुड्डू मुस्लिम का था। अपनी प्रेमिका को ना पाने की जिद ने उसको अतीक के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब अतीक के गैंग में ही रहकर गुड्डू मुस्लिम उसके साम्राज्य को तबाह करने की साजिश कर रहा था। इसके लिए गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के तमाम कारोबारी दोस्तों और दुश्मनों से लगातार मिलता रहा और उसके साम्राज्य को खत्म करने की तैयारी भी करता रहा। इसी के तहत गुड्डू मुस्लिम ने झांसी में असद और शूटर गुलाम की मुखबिरी की थी। गुड्डू मुस्लिम के इशारे पर ही असद और गुलाम झांसी पहुंचे। गुड्डू मुस्लिम ने इसकी जानकारी एसटीएफ तक पहुंचाई और इस तरह रास्ते से असद को हटाकर उसने अपना पहला बदला पूरा किया। सूत्रों के मुताबिक असद के बाद गुड्डू मुस्लिम का अगला और फाइनल टारगेट अतीक और अशरफ थे और 15 अप्रैल की रात उसका ये मकसद भी पूरा हो गया, जब प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में माफिया ब्रदर्स शूटआउट में मारे गए। अतीक और अशरफ की रक्त रंजिश साजिश के पीछे गुड्डू मुस्लिम का हाथ होना भी बताया जा रहा है। जिंदगी के आखिरी वक्त में भी अशरफ की जुबां पर गुड्डू मुस्लिम का ही नाम था। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम शायद अशरफ गुड्डू मुस्लिम की गद्दारी का राज खोलना चाहता था। अपने प्यार को खो देने के गम ने ही शायद गुड्डू मुस्लिम को गद्दार बना दिया। साथ ही माफिया अतीक के साम्राज्य को कब्जाने, पैसा और पावर पाने की चाहत तो थी ही, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम को मालूम था कि अतीक अशरफ और असद को ठिकाने लगाने के बाद वो उनके साम्राज्य पर कब्जा कर सकता है। कहा जाता है कि गुड्डू मुस्लिम ने पैसा और पावर हथियाने के लिए इस पूरे प्लान को अंजाम दिया। यही वजह थी कि अतीक गैंग में रहकर गुड्डू मुस्लिम तमाम वो काम कर रहा था जिससे वो अतीक का पैसा और पावर हथिया सके। लेकिन अतीक को रास्ते से हटाए बिना उसके साम्राज्य पर कब्जा करना आसान नहीं था और 15 अप्रैल को गुड्डू मुस्लिम की ये चाहत भी पूरी हो गई। क्राइम की दुनिया में अतीक के साथ आए गुड्डू मुस्लिम ने अपने अधूरे प्यार के लिए इस तरह का इंतकाम लिया। गुड्डू मुस्लिम का इंतकाम तो पूरा हो गया, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने की वजह से पुलिस अब तक उसे तलाश रही है। पुलिस को उम्मीद है कि गुड्डू के गिरफ्त में आते ही अतीक हत्याकांड की गुत्थी भी सुलझ सकती है। उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम के नाम की धमकी भरी चिट्ठी मिलने से हड़कंप मच गया है। इस समय की बड़ी खबर, ये धमकी भरी चिट्ठी लखनऊ के आलमबाग के रहने वाले देवेंद्र तिवारी को मिली है। भारतीय किसान मंच के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी की गाड़ी पर रात में जान से मारने की धमकी भरी चिट्ठी चिपका दी गई। चिट्ठी में गुड्डू मुस्लिम का नाम लिखा है और धमकी दी गई है कि वो आज ही 20 लाख रुपए लेकर प्रयागराज पहुंचे, वरना जान से मार दिया जाएगा। इस चिट्ठी में एडीजी, एसटीएफ और सीएम योगी का भी नाम लिखा हुआ है। देवेंद्र तिवारी ने इस पूरे मामले की शिकायत उत्तर प्रदेश पुलिस को की है। अतीक का शूटर अब्दुल कवी का भाई अब्दुल वली गिरफ्तार कर लिया गया है। और अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को फिल्मी स्टाइल में पुलिस कस्टडी में मौत की नींद सुलाने वाले तीनों हत्यारों से एसआईटी की पूछताछ लगातार जारी है। वो भले ही सारे सवालों के जवाब ना दे रहे हों, लेकिन अब तक की पड़ताल में जो कुछ भी सामने आया है वो चौंकाने वाला है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शूटर लवलेश तिवारी के दोस्तों ने बताया कि माफिया ब्रदर्स को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे। खासतौर पर शूटर लवलेश तिवारी और सनी सिंह, ये दोनों वारदातों को अंजाम देने के बाद एक दूसरे के घरों में भी रहते थे। यही नहीं, सनी सिंह के दोस्तों का भी मानना है कि लवलेश और सनी की एक दूसरे से पहले से ही जान पहचान थी। लेकिन ये जान पहचान दोस्ती में तब तब्दील हुई जब लवलेश तिवारी ने बांदा में एक ऐसा कांड किया जिसकी वजह से उसे शहर छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल 8 फरवरी 2020 को अतीक और अशरफ हत्याकांड के आरोपी लवलेश तिवारी ने बांदा के क्योटरा चौराहे के पास एक नाबालिग लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि उसने लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की थी, जिसकी वजह से लवलेश तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। यही नहीं, शूटर लवलेश तिवारी पर पॉक्सो एक्ट भी लगा था। इसके बाद लवलेश ने एक शातिर अपराधी की तरह बर्ताव किया और बांदा से 9-2-11 हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस से बचने के लिए लवलेश तिवारी हमीरपुर भाग गया, जहां उसने शूटर मोहित उर्फ सनी सिंह के घर को छिपने का अड्डा बनाया। लवलेश तिवारी सनी सिंह के घर में करीब 1.5 महीने तक छिपा रहा। इस दौरान लवलेश और सनी की दोस्ती धीरे धीरे मजबूत होती चली गई। जबकि लवलेश और सनी को जानने वाले उसके दोस्तों की माने तो इसी के बाद से दोनों ने अपराध की दुनिया में नाम कमाने के लिए किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। कयास तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि सनी और लवलेश तिवारी खूंखार अपराधियों को साथ लेकर एक गैंग बनाना चाहते थे, जिसके लिए दोनों सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। हुआ यूं कि हमीरपुर में सनी के घर पर 1.5 महीने तक रहने के बाद 20 अगस्त 2020 को लवलेश तिवारी अपने घर यानी कि बांदा लौटा, जहां पुलिस ने उसे नाबालिग लड़की को थप्पड़ मारने और छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। करीब 2 महीने तक जेल में रहने के बाद 15 अक्टूबर लवलेश तिवारी जमानत पर रिहा हुआ। इसके बाद सनी सिंह लगातार बांदा आने लगा और लवलेश के घर पर ही ठहरने लगा। इन दोनों शूटर्स के दोस्तों के मुताबिक लवलेश के संबंध नैनी जेल में बंद कुछ अपराधियों से भी थे। उसने किंग ऑफ 90 नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। उसमें कई अपराधी जुड़े थे जो इसके जेल के साथ ही बताए जाते। इसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लवलेश अपने अपराधी साथियों से संपर्क साधने लगा। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लवलेश और सनी सिंह एक गैंग बनाने की कोशिश में थे। लवलेश और सनी के दोस्तों का दावा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में करीब 1000 लोग शामिल थे। लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि गैंग बनाने की कोशिश करते करते लवलेश और सनी ने अतीक अहमद और उसके भाई को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। वैसे लवलेश के दोस्तों के मुताबिक भले ही वो बड़ा अपराधी ना रहा हो, लेकिन अपराधियों के बीच उसकी अच्छी खासी पैठ थी। लवलेश खुद को डॉन कहलाने में ही खुश हो जाता था। जबकि सनी सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो भी जुर्म की दुनिया में अपने नाम की दहशत कायम करना चाहता था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अतीक और अशरफ का मर्डर करने से 1 हफ्ते पहले सनी सिंह हमीरपुर जिले के पचखुरा गांव गया था। वहां उसने अपने साथियों से कहा था कि बड़ा कांड करने जा रहा हूं। इस कांड के बाद पूरे देश में मेरी चर्चा होगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सनी सिंह ने लवलेश और अरुण के साथ मिलकर प्रयागराज में दहशत का पर्याय रहे अहमद बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया। सरेराह पुलिस और कैमरों के सामने 18 राउंड गोलियां चलाई। अतीक और अशरफ की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि कॉलवेन अस्पताल के बाहर हुए सनसनीखेज हत्याकांड को किसी और तरीके से अंजाम दिया जाना था। तीनों शूटर्स ने 15 अप्रैल को नहीं बल्कि 13 अप्रैल को अतीक और उसके भाई की हत्या का प्लान बनाया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो अतीक अहमद और अशरफ को कोर्ट में पेशी के दौरान ही मारना चाहते थे, लेकिन वहां सुरक्षा बंदोबस्त और भीड़ को देखते हुए उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। आरोपियों ने बताया कि वो 13 अप्रैल को मौके की तलाश में थे। उसी दिन अतीक और उसके भाई का काम तमाम करना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उनका नहीं बल्कि माफिया ब्रदर्स का साथ दिया। फिर जब शूटर्स को पता चला कि 15 अप्रैल की रात को अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस कॉलवेन अस्पताल ला रही है, तब उन्होंने दोनों भाइयों को गोलियों से भूनने की योजना बनाई। इसके लिए पहले दिन में रेकी की और रात में वारदात को अंजाम देने के लिए मौके पर पहुंच गए। इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। भीड़ भी कम थी और पुलिस वालों की तादाद भी। इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर पटना में लोगों के बीच गुस्सा फूट पड़ा। यूपी सरकार और पुलिस से नाराज लोगों ने नमाज के बाद अतीक अहमद के पक्ष में नारेबाजी की। पटना जंक्शन के पास एक मस्जिद में नमाज के बाद अतीक अमर रहे के नारे लगाए गए। जानकारी के मुताबिक पटना जंक्शन के पास मस्जिद में नमाज के बाद जब लोग निकल रहे थे, तब वहां कुछ यूट्यूबर्स ने अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड पर उनसे राय मांगी। इस दौरान कुछ लोग अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाने लगे। मीडिया की बातचीत के दौरान रईस गजनवी नाम का एक शख्स तो अतीक अहमद को शहीद कहने लगा। बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है। शहीद हुआ वो रोजा के दिल में उसको
अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया, वो शहीद है। हालांकि अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी करने वाले लोगों पर कार्रवाई के बजाय पटना पुलिस सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की चेष्टा करने के आरोप में यूट्यूबर्स पर ही एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। बिहार की राजधानी पटना में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ के पक्ष में नारेबाजी हुई तो सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी और आरजेडी आमने सामने आ गए। बीजेपी ने इसे कट्टरपंथ से जोड़ दिया और कहा कि भारत का इस्लामीकरण करने की कोशिश हो रही है। देखिए, पहले से इन लोगों की मानसिकता है जो पूरे भारत का इस्लामीकरण करना, गजवा हिंद करना, और ये लोग उसी मानसिकता के हैं। अब तो धीरे धीरे लोकतंत्र है, जनसंख्या बढ़ा करके ये लोग देश पर भी हावी हो जाएंगे। बीजेपी ने यह आरोप भी लगाया कि बिहार सरकार के कहने पर ही इस तरह की नारेबाजी हुई है। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी के संरक्षण में ये हुआ है और जानबूझ करके मुस्लिम वोट को तुष्ट करने के लिए ऐसा करवाया गया है। वहीं आरजेडी ने नारेबाजी की घटना को लेकर जांच की बात कही और इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश करती नजर आई। देखिए, अब कौन नारा लगा रहा, क्या लगा रहा, क्यों लगा रहा, ये तो जांच पुलिस प्रशासन करेगी। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार है, महागठबंधन की, कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। उधर एआईएमआईएम भी अतीक और अशरफ की हत्या को अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल करती नजर आई। ओवैसी ने नमाज के बाद अपने भाषण में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला बोला। ओवैसी ने अतीक अशरफ हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को आतंकी कहा। जिन्होंने गोली मारी उन दो लोगों को, जिनको कोर्ट ने सजा भी दी थी, तो पुलिस की कस्टडी में थे, मारने वाले टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट सेल का मॉड्यूल। ओवैसी ने सवाल उठाए कि हत्यारों पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया, आरोपियों को महंगे हथियार कहां से मिले, उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा, इस पर कोई जवाब नहीं देते। इनको हथियार किसने दिया, 8-8 लाख की वेपन किसने दिया। जबकि एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने इस दौरान अपनी हत्या की आशंका भी जाहिर कर दी। और अगर कोई समझ रहा है कि ये सिर्फ ऐसा ही करे, नहीं, याद रखो और लोगों को मारेंगे। हो सकता फिर से कोशिश करेंगे मुझे मारने की, हो सकता कि फिर से कोशिश करे, मगर मुझे परवाह नहीं है। अतीक अहमद के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। 15 मई को मोहम्मद मुस्लिम के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। पान दरीबा मार्ग और चारबाग समेत कई जगह अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता परवीन कानपुर गई थी। क्राइम ब्रांच ने शाइस्ता को शरण देने वाले 3 लोगों को कानपुर के चमनगंज इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी विधायक राजीव गुम्बर ने अतीक अशरफ हत्याकांड का मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायक ने कहा कि जैसे अतीक अशरफ को ऊपर पहुंचाया, वैसे सहारनपुर के गुंडों को बाहर भगाना है। सहारनपुर के बीएसपी नेता रागिब अंजुम का विवादित बयान सामने आया है। रागिब अंजुम ने कहा कि अतीक के कातिलों से बदला लेने की जरूरत है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई पूछताछ करेगी। सत्यपाल मलिक ने सीबीआई को 27-28 अप्रैल का समय दिया है। सीबीआई रिलायंस बीमा घोटाले केस में सत्यपाल मलिक से जानकारी लेगी। मलिक ने इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। बीमा घोटाले में जानकारी के लिए सत्यपाल मलिक को बुलाया गया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपीएसटीएफ ने हजारों फोन नंबर्स को सर्विलांस पर लगाया था। मकसद था हत्याकांड में शामिल शूटर्स और अतीक गैंग के गुर्गों को पकड़ना। लेकिन 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद सर्विलांस पर लगाए गए 3000 फोन अचानक बंद हो गए। ये फोन या तो स्विच ऑफ हैं या नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं। यूपीएसटीएफ ने करीब 3000 फोन नंबर सर्विलांस पर लगाए थे। शूटर्स की मदद करने वाले या उनके रिश्तेदारों के ये नंबर अब फिलहाल बंद जा रहे हैं। सर्विलांस पर लगाए गए फोन नंबर यूपी, दिल्ली, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के हैं। प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, बाराबंकी, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, शाहजहांपुर, अजमेर समेत कुल 22 जिलों के फोन नंबर को यूपीएसटीएफ ने सर्विलांस पर लगाया था, जो अब बंद आ रहे हैं। जांच एजेंसियां लगातार अब इन नंबरों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनमें से कई नंबर ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर के भी हैं।
अचानक इतनी संख्या में फोन नंबर बंद होने से यूपी एसटीएफ हैरान है, क्योंकि इसमें उमेशपाल हत्याकांड की जांच प्रभावित हो रही है। यूपी एसटीएफ ने जिन फोन नंबर्स को सर्विलांस पर लगा रखा था, उनमें से कई उमेशपाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स के दोस्तों और रिश्तेदारों के थे। इसके साथ ही अतीक से जुड़े लोगों के नंबर भी इसमें शामिल थे। लेकिन अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उसके मददगारों से लेकर रिश्तेदारों तक में दहशत फैल गई। इसलिए अतीक के रिश्तेदारों का फोन स्विच ऑफ है, अतीक से जुड़े ठेकेदारों का फोन स्विच ऑफ है, अतीक के गुर्गों का फोन स्विच ऑफ है, अतीक से जुड़े सफेद पोशों का फोन स्विच ऑफ है। वहीं उमेशपाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स के मददगारों के फोन भी स्विच ऑफ हैं। लिहाजा माफिया ब्रदर्स के करीबियों की जांच यूपी पुलिस ने तेज कर दी है। अतीक गैंग से जुड़े कारोबारी, नेता, ठेकेदार, बिल्डर और यहां तक कि पुलिस वाले भी अब जांच के घेरे में हैं। माफिया अतीक अहमद से जुड़े तमाम अब पुलिसकर्मी या ठेकेदार, बिल्डर के ऊपर जांच शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही प्रयागराज के कई होटल मालिक भी रडार पर हैं। बिचौलियों पर भी एसटीएफ की नजर है। प्रयागराज के तमाम होटल मालिकों की भी जांच शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस न सिर्फ माफिया बल्कि उनके मददगारों पर भी शिकंजा कसने में जुट गई है। अतीक अहमद जब अपराध की दुनिया में दबदबा बनाने के बाद सियासी पिच पर भी बैटिंग करने लगा तो पूरे प्रयागराज में उसकी तूती बोलती थी। लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने कई साल तक उससे लोहा लिया। तो अतीक अहमद का जिस तरीके से जुर्म की दुनिया में नाम था, उसको देखते हुए एक पुलिस वाले ने अच्छी खासी नकेल कसी। लालजी शुक्ला को पहली बार साल 1996 में अतीक की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। तब अतीक के भाई अशरफ से पार्किंग को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद एक व्यापारी अशोक साहू की हत्या कर दी गई थी। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लालजी शाह ने अतीक के ऊपर शिकंजा कसा, लालजी शुक्ला माफ कीजिए, वो पहली बार 1996 में अतीक की उन्होंने गिरफ्तारी की। अतीक अहमद को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और उसके बाद उस राजनीतिक संरक्षण के चलते हुए जुर्म की दुनिया में उसकी तूती बोलती थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कल जहां सेना के जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, आज वहां जांच करने के लिए एनआईए की टीम पहुंच गई। इस आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसकी जांच के लिए एनआईए की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान एनआईए की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी, जो हमले की जगह से सबूत जुटाने और जांच में मदद करने के लिए शामिल हुई है। इस दौरान वहां पूरे इलाके की सख्त घेराबंदी की गई है। सुरक्षा बल के जवानों की गाड़ियां वहां हर तरफ नजर आ रही थी। वहीं मौके पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी पहुंचे, जिन्होंने एक बार फिर दावा किया कि घाटी में सभी आतंकियों का पूरी तरह से सफाया किया जाएगा। माना जा रहा है कि एक बार फिर भारतीय सेना आतंकियों के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन चलाएगी। पर एक बार फिर से कायराना हरकत कर आतंकियों ने जो दहशत फैलाने की कोशिश की है, अब ये तो तय है कि इंडियन आर्मी कोई बड़ा ऑपरेशन कर आतंकियों को जवाब जरूर देगी। इस हमले के बाद से वहां सभी गाड़ियों की कड़ी जांच की जा रही है और पूरे इलाके में आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। साथ ही आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले में शामिल आतंकी अभी भी पुंछ इलाके में ही छिपे हैं, लिहाजा उनकी तलाश के लिए पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। इसके साथ ही सेना और पुलिस के जवान हमले के आसपास की जगह पर मौजूद इमारतों की भी तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि हमले के बाद ये आतंकी कहीं आसपास के ही किसी इलाके में छिपे हो सकते हैं। इस हमले के बाद आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल की टीमों को जंगलों और पहाड़ों में भी सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया है। आतंकियों के पाकिस्तान भागने की आशंका को देखते हुए सीमा तक पहुंचने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी पीएएफएफ यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही पीएएफएफ का नाम सामने आने लगा था। इससे पहले भी पीएएफएफ कई आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है। 3 जून 2021 को पीएएफएफ ने बीजेपी नेता राकेश पंडित की हत्या की थी और इसके बाद 11 अगस्त 2021 को इसी संगठन ने राजौरी जिले में सेना पर हमला किया था। इसके ठीक बाद पीएएफएफ ने 11 अक्टूबर 2021 को मेंढार में हमला बोला था। पीएएफएफ के इस हमले में सेना के 9 जवान शहीद हो गए थे और इसके बाद 3 अक्टूबर 2022 को इस संगठन ने जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक जेल हेमंत लोहिया की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी थी। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट पाकिस्तान का आतंकी संगठन है। ये जैश ए मोहम्मद समर्थित संगठन है जो अंसार गजवत उल हिंद के मारे गए कमांडर जाकिर मूसा से प्रेरित है।
इस बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि आतंकवादियों ने इस हमले में चाइनीज स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल किया था। इस बुलेट के बारे में बताया जाता है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने की भी क्षमता रखती है और इससे निकली गोली सीधे अपने टारगेट का काम तमाम करती है। बताया जा रहा है कि पुंछ में जब सेना के जवानों की गाड़ी को निशाना बनाया गया तब आतंकियों ने इसी चाइनीज स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया। जानकारी के मुताबिक इस तरह की स्टील बुलेट किसी भी तरह की आर्म्ड व्हीकल और साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने में सक्षम होती है। खबर है कि आतंकियों ने 7.62 mm की चाइना मेड स्टील बुलेट का इस्तेमाल कर इस हमले को अंजाम दिया। आतंकवादियों ने रजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर भीमगेर गली से पुंछ की तरफ जाती हुई सेना की गाड़ी पर खराब मौसम का फायदा उठाते हुए घात लगाकर हमला किया था। आतंकवादियों ने पहले ग्रेनेड फेंके और इसके बाद जवानों को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायरिंग की, जिसकी वजह से गाड़ी में आग लग गई और हमले में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले में एक जवान जख्मी भी हुआ है, जिसका उपचार जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में बेहद गुस्सा है। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और इस कायराना हरकत पर पाकिस्तान को घेर लिया। शर्म करो, शर्म करो, पाकिस्तान शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, पाकिस्तान शर्म करो। गुस्साए लोगों ने सेना के जवानों पर हुए इस आतंकी हमले पर पाकिस्तान को चेतावनी दी कि उसे इस हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सख्ती बरती गई है, जिस तरह से हवाला के पैसों पर रोक लगी है, पत्थरबाजी बंद हुई है और आतंकियों को सफाया हुआ है, उससे पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ रही है। जो फौजी वही हैं, उनका उत्साह है यहाँ पे। हमारे कार्यकर्ताओं में देखे, लोगों में भी वो राष्ट्रवाद की भावना है। जब तक आखिरी आतंकवादी खत्म नहीं कर लेगी हमारी फौज, हम सब चैन से नहीं बैठेंगे। जवानों की शहादत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक बार फिर आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर मारा जाएगा। पुंछ में हुए आतंकी हमले में जो 5 जवान शहीद हुए थे, उसमें से 4 जवान पंजाब के रहने वाले थे, जबकि लांस नायक देवाशीष बसवाल ओडिशा के रहने वाले थे, जिनकी शहादत की खबर मिलते ही पूरे परिवार में मातम पसर गया। परिवार में किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ कि देवाशीष अब उनके बीच नहीं रहे। देवाशीष अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, देवाशीष अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उधर पंजाब के लुधियाना में भी शहीद जवान हवलदार मनदीप सिंह के घर मातम पसर गया। शहीद मनदीप के परिवार में उनकी मां, पत्नी, एक बेटा और बेटी है। शहीद मनदीप की पत्नी जगदीप कौर ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। पंजाब के मोगा में शहीद लांस नायक कुलवंत सिंह के परिवार को भी जब ये खबर मिली तो पूरा परिवार गम में डूब गया। कुलवंत सिंह के पिता भी कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। कुलवंत सिंह के परिवार में एक 1.5 साल की बेटी और 3 महीने का बेटा है। सरकार से अपील करते हैं, वो जो आतंकवादियों ने इन पर हमला किया है उनके मतलब उनको मार गिराया जाए। शहीद कुलवंत सिंह के रिश्तेदारों ने उनके परिवार के लिए आर्थिक मदद की अपील भी की। इस बीच आतंकी हमले पर सियासत भी तेज हो गई है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कर्नाटक में अपनी चुनावी रणनीति को धार देने में जुटी है और देश की सीमाएं खुली हैं। लिहाजा इस आतंकी हमले की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री कर्नाटक में विपक्ष के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं और सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं। अपोजिशन को दबाने की कोशिश में पड़े और वहाँ हमारी सीमाएं जिस तरह से खुली छूट दी है, उसकी जिम्मेदार ये लोग। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हुए आतंकी हमले में हमारे 5 जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद है। उन वीरों को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस बीच बीजेपी ने भी साफ कर दिया कि वीरों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। बीजेपी नेता तरुण चुग ने दावा किया है कि पाकिस्तान को इस कायराना हरकत की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये देश को तोड़ने के प्रयास, ये विदेशी एजेंसियों के प्रयास कामयाब नहीं होंगे, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, वीरों की शहादत जाया नहीं जाएगी। केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 11,692 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 66,000 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 19 लोगों की जान गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,780 मरीज ठीक भी हुए हैं। मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो मरीजों का रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है, यानी हर 100 में से 98 मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पिछली लहर की तरह इस बार कोरोना का असर खतरनाक नहीं है और ज्यादातर मामलों में सामान्य वायरल बुखार की तरह ठीक भी हो जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखी है जहां मामले ज्यादा हैं। इन राज्यों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के नाम शामिल हैं। इन सभी राज्यों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली का साकेत कोर्ट आज उस समय दहल उठा जब वहां एक महिला के ऊपर कोर्ट परिसर के अंदर खुलेआम फायरिंग कर दी गई और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वकील की पोशाक में एक आरोपी महिला पर गोली बरसाता हुआ दिखा। हमले से ठीक पहले महिला और उस वकील के बीच कुछ विवाद होता दिखाई पड़ा। इसके ठीक बाद महिला तेजी से दौड़ती हुई बाहर निकली और उसके ठीक पीछे आरोपी भी नजर आया। इसके बाद कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वकील ने पिस्टल निकाली और महिला पर फायरिंग कर दी। गोली चलते ही वहां अफरा तफरी फैल गई और वहां मौजूद लोग भागते नजर आए। गोली लगते ही महिला ने भी वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन तब तक आरोपी ने उस पर दूसरी गोली दाग दी। पीड़ित महिला इसके बाद भी अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती दिखी, लेकिन तभी आरोपी ने तीसरी गोली चला दी। इस बीच कुछ लोग महिला की मदद के लिए आगे बढ़े, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे की वजह पैसों का विवाद था जो काफी पुराना है और उसी विवाद में चल रहे केस की सुनवाई के लिए दोनों पक्ष कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच हुई कहासुनी में आरोपी ने महिला पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि आरोपी एक निलंबित वकील है जिसे 42 साल की पीड़ित महिला ने कुछ रकम दुगना करने के नाम पर ली थी, लेकिन आरोप है कि महिला ने वो रकम लौटाई नहीं और इसी विवाद में आरोपी ने महिला पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 गोलियां महिला के पेट में और 1 गोली उसके हाथ में लगी। इसके बाद गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने कुछ पैसे लिए थे इस कंडीशन पे कि उसकी डबलिंग करके देगी। वो पैसे रिटर्न नहीं किए थे उसने, और क्योंकि चीटिंग के और भी मसले चल रहे हैं हमारी आज की विक्टिम के खिलाफ। इस बीच पीड़ित महिला के पति ने इस बात का दावा किया कि जबरन फ्रॉड का केस बनाकर आरोपी वकील ने फंसाने की कोशिश की। उसको जो है एक पुलिस ऑफिशियल्स के साथ मिलकर उसने क्रिमिनल केस बना दिया है कि फ्रॉड करा ये वगैरह वगैरह। इट वाज नॉट दिस सो। पुलिस के मुताबिक इस गोलीबारी में कोर्ट में मौजूद एक दूसरे वकील को भी गोली लगी, जिसकी हालत स्थिर बताई गई। दिल्ली में कोर्ट परिसर के अंदर दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग से वहां सुरक्षा के सवाल भी उठ गए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को निशाना बनाते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दूसरे के कामों में अड़चन करने और हर बात पर गंदी राजनीति करने की बजाय सबको अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अगर नहीं संभलता तो इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि कोई और कर ले। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी सियासी रंग देने की कोशिश की। यहाँ पे चुनी हुई सरकार जरूर है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पुलिस पर तो पूरा का पूरा गृह मंत्रालय का ये है नियंत्रण, तो गृह मंत्री जी ही जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस ने इसी बहाने केंद्र सरकार को सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। एलॉन मस्क के पास जाने के बाद से ही ट्विटर लगातार गलत वजहों से सुर्खियों में है। कभी छटनी, कभी शेयर्स में गिरावट, कभी लोगो बदलने की वजह से ट्विटर चर्चा में बना रहता है। लेकिन इस बार एलॉन मस्क ने इस सबसे आगे बढ़ गए हैं। इस बार ट्विटर ने भारत की तमाम नामचीन हस्तियों के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा लिया है। नेताओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक गायब हो गया है।
जबकि कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट भी अब वेरीफाइड नहीं रह गए हैं। अभिनेताओं की अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट का भी ब्लू टिक छिन गया है। इतना ही नहीं, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बीसीसीआई के ट्विटर अकाउंट से भी ये ब्लू टिक गायब है। जानकारी के मुताबिक ट्विटर ने उन सभी वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए हैं जिन्हें बिना कोई पैसे दिए ही ब्लू टिक मिला हुआ था। एलॉन मस्क ने ऐलान किया था कि 20 अप्रैल तक जो लोग ब्लू टिक के लिए मंथली प्लान नहीं खरीदेंगे उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया जाएगा और 20 अप्रैल की आधी रात से ही ट्विटर उन हस्तियों के अकाउंट से ब्लू टिक हटा रहा है जिन्होंने पेड सर्विस नहीं ली है। अगर कोई व्यक्ति ट्विटर का ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहता है तो कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए उसे 650 रुपए महीना चुकाने होंगे, जबकि मोबाइल यूजर्स को इसके लिए हर महीने 900 रुपए देने होंगे। तो ब्लू टिक के बाद आगे बढ़ेंगे। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक अहम बैठक बुलाई। हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान में फंसे भारतीयों की जानकारी ली। माना जा रहा है कि सरकार जल्दी गृह युद्ध से घिरे सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए कोई बड़ा ऑपरेशन चला सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर नेटो में शामिल होने की मांग की है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने के लिए सब कुछ किया है। साउथ कोरिया ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को सबसे बड़ी चेतावनी दी। साउथ कोरिया ने कहा, नॉर्थ कोरिया को पड़ोसी देशों को धमकाना तुरंत बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले हफ्ते से अपने चुनाव अभियान का आगाज कर सकते हैं। बाइडेन की टीम एक वीडियो तैयार कर रही है। इस वीडियो को मंगलवार को उनके 2020 के चुनावी अभियान की चौथी वर्षगांठ पर जारी किया जा सकता है। अरबपति एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने गुरुवार को अपना सबसे एडवांस रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन अमेरिका के टेक्सास में लॉन्च पैड से उड़ान भरने के 4 मिनट के अंदर ही स्टारशिप रॉकेट में जबरदस्त धमाका हुआ। और आसमान में ही रॉकेट के चिथड़े उड़ गए, उसका मलबा जमीन पर गिर गया। इस हादसे से ठीक 4 मिनट पहले टेक्सास के वोका चिका लॉन्च पैड पर काउंटडाउन शुरू हुआ और दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्पेसएक्स स्टारशिप अपनी पहली और ऐतिहासिक टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार हो गया। स्टारशिप रॉकेट आग और धुएं की लकीर बनाते हुए तेजी से आसमान की तरफ बढ़ने लगा। इस ऐतिहासिक उड़ान को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे थे। स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क खुद कंट्रोल रूम में इस पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन हुआ ये कि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए ये रॉकेट रास्ते में ही फट गया। उड़ान भरने के 4 मिनट बाद आसमान में भीषण विस्फोट हुआ और स्टारशिप का मलबा नीचे गिरता दिखाई दिया। रॉकेट फटने के बाद कंट्रोल रूम में कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया था, लेकिन अगले ही पल तालियों के साथ इस टेस्ट फ्लाइट का जश्न मनाया गया। खुद एलन मस्क ने पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि इससे अगले कुछ महीनों में होने वाली लॉन्चिंग के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान अब बुजुर्ग और दिव्यांग घर बैठे अपना वोट डाल पाएंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए पहली बार वोट फ्रॉम होम सुविधा की शुरुआत की है। 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग जिनको चलने में दिक्कत होती है, वो इस सुविधा के तहत अपने घर से वोट डाल सकेंगे। वोट फ्रॉम होम की सुविधा दिव्यांगों को भी मिलेगी। मार्च 2023 में जारी मतदाता सूची के मुताबिक कर्नाटक में 80 वर्ष से अधिक उम्र के 12 लाख वोटर्स हैं, जबकि 5.5 लाख दिव्यांग वोटर हैं। इनमें सिर्फ 1 लाख लोगों ने ही वोट फ्रॉम होम सुविधा के लिए आवेदन किया है। आवेदन के बाद रिटर्निंग ऑफिसर वोटर्स के डेटा को वेरीफाई करेंगे। वोट फ्रॉम होम की सुविधा मतदान की तारीख से 5 से 6 दिन पहले ही शुरू हो जाएगी। इस दौरान रिटर्निंग अफसर बैलेट पेपर लेकर मतदाता के घर जाएंगे और गुप्त रूप से उसका वोट डलवाएंगे। वोटिंग की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी ताकि मतदान की पारदर्शिता बनी रहे और बाद में कोई विवाद न खड़ा हो। मई की झुलसा देने वाली गर्मी की शुरुआत से पहले पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मौसम को बदल दिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ऐसी बर्फबारी हुई है जैसे ये मौसम सर्दियों का हो। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी, जिसने सड़कों से लेकर चीड़ देवदार के पेड़ों तक अपना कब्जा जमाया हुआ था। तस्वीरें कुपवाड़ा के साधना दर्रे की हैं, जिसे बर्फ ने पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इलाके में 3 से 4 इंच मोटी बर्फ की परत जम गई और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। खराब मौसम की वजह से कुपवाड़ा में कई यात्री फंस गए। देर रात बर्फबारी के बीच करीब 300 लोगों की पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया, जो कुपवाड़ा के खूनी नाले पर फंस गए थे। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के साथ निचले इलाकों में बारिश ने दस्तक दी, जिससे लगातार बढ़ रहे तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ गिर रही है। 4 धाम यात्रा के शुरू होने से पहले उत्तराखंड के धाम बर्फ से ढक गए हैं और गंगोत्री यमुनोत्री धाम की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे, लेकिन वहां से जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर लग रहा है मानो कपाट खुलने से पहले कुदरत ने आस्था के दरबार में भेंट पहुंचाई है। यमुनोत्री धाम और आसपास के पहाड़ बर्फ से सफेद हो चुके हैं और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है, लिहाजा यमुनोत्री मार्ग को यात्रा से पहले दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भी पिछले 2 दिन से बारिश और बर्फबारी हो रही है। सोलांग वैली, रोहतांग जैसे इलाके दिसंबर की याद दिला रहे हैं। सब कुछ सफेद हो चुका है। मनाली में मौसम के इसी बदलाव के बीच सैलानी भी बर्फबारी का लुत्फ लेते दिखाई दिए। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विस डे पर आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आईएएस अधिकारियों से राजनीतिक दलों पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा, अगर चूक हुई तो देश का धन लुट जाएगा। कमलनाथ के अधिकारियों को धमकाने वाले बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, सरकारी अधिकारी को धमकाना ठीक बात नहीं है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। दिल्ली में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन रहा। देश में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। मुंबई के कल्याण में चलती बस का एक्सीलेटर पैडल टूट गया। ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की वजह से कुछ मैदानी इलाकों में बेशक थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अब भी कई जिलों में बढ़ते तापमान की वजह से मुश्किलें बरकरार हैं और गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं भोपाल में गर्मी की वजह से स्कूल के समय में भी बदलाव किया गया है, जिसके बाद भोपाल में सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही क्लासेस लगेंगी। हालांकि मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के कई जिलों में भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग के जिलों के साथ धार, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर जैसे जगहों पर हल्की बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। गर्मी में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी परेशान हैं। छतरपुर में पक्षियों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। पेड़ों पर मिट्टी के सकोरे लगाकर दाने और पानी की व्यवस्था भी की गई है, ताकि परिंदे भी गर्मी में प्यासे न रहें।